सर आज है सैटरडे और सैटरडे और संडे को वीकली हॉलीडे की वजह से मार्केट बंद रहता है, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, यकीन माने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होने वाला है कि मान कर चलिए अगर सोमवार को मार्केट गिर जाता है तो लार्ज कैप में कौन सा फंड हो सकता है जहां पर हमारे को निवेश करना रहेगा, और स्मॉल कैप और मिड कैप में कौन कौन से फंड है जहां पर हमारे को फोकस करके रखना है कि भाई अगर मार्केट गिरा तो लार्ज कैप में निवेश करना है तो इस फंड में होना चाहिए, और स्मॉल कैप मिड कैप में है तो इन इन फंड्स के अंदर हमारे को निवेश करना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, फंड का नाम भी मैं आपको जरूर ही बताऊंगा। उसके बाद हम ये भी बात करने वाले हैं कि भाई सोमवार को मार्केट रह कैसा सकता है। उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है जो काफी टाइम से हमारे पास आए हुए हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। खास तौर से एक क्वेश्चंस जो कि काफी सारे लोगों ने पूछा है और उसके ऊपर हम जरूर ही बात करेंगे। ग्रो एप्लीकेशन को लेकर जो पहले इन्वेस्टमेंट होता था वो क्या कहते एस ओ ए के फॉर्म में होता था, और अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1 अप्रैल के बाद वो हो रहा है डीमेट के फॉर्म में। तो इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को देखिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर कि ऐसा है ना कि यूट्यूब अभी बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो यूट्यूब ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा नहीं रहा है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इससे हमारा हेल्प हो सके। चलिए सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारे को सोमवार के दिन मार्केट के अंदर अगर गिरावट देखने को मिलती है तो लार्ज कैप में कौन कौन से फंड हो सकते हैं। हम मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत लार्ज कैप के ऊपर करते हैं कि भाई लार्ज कैप में कौन सा ऐसा फंड हो सकता है जहां पर हमारे को निवेश करना है, मतलब लमसम हम करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 3-4 फंड बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्या कहते हैं कि निपॉन का निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कैनरा रोबेको का, और चौथे नंबर पे आ जाता है एसबीआई का लार्ज कैप फंड, यानी ब्लू चिप फंड जो है, समझ रहे हैं ना। तो ये 4 फंड है जिसको आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर सोमवार को गिरावट होती है और लार्ज कैप में अगर आपको निवेश करना है तो इन चारों फंड को आप माइंड में रख सकते हैं, मतलब इनमें से किसी एक में अभी आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में आए तो यहाँ पर 2-3 फंड है जो कि हमारे नजर में है। सबसे पहले नंबर पे तो आपको पता ही होगा कि भाई मोतीलाल ओसवाल का, इसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में अगर सोमवार को मार्केट गिरती है तो यकीनन मिड कैप कैटेगरी में सबसे पहला फोकस जो हमारा होगा ना वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर होगा। अच्छा, ज्यादातर इन्वेस्टर्स अभी के डेट में ऐसे हैं जिनकी पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी में मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जरूर ही होगा, या नहीं तो अगर इसको नहीं तो फिर दूसरे नंबर पे जो हमारा फंड रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी का, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रहेगा। समझ रहे, ये 3 फंड है मिड कैप कैटेगरी में जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सोमवार को अगर मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो मिड कैप कैटेगरी में इन फंड्स के अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम स्मॉल कैप के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है ना स्मॉल कैप को ही लेकर मरते हैं और ज्यादा स्मॉल कैप को ही चॉइस करते हैं, तो इसलिए हम स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में बात करें। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भाई स्मॉल कैप कैटेगरी में जिस तरह और भी दूसरे भी कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में भी उसी तरीके से बहुत सारे फंड्स हैं। तो यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में आप देखिए तो मेरी नजर में, समझ रहे, बंधन स्मॉल कैप कुछ लोगों को नहीं पसंद हो सकता है। देखिए मेरे ओपिनियन के साथ आप एग्री करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल खुद का ओपिनियन है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बंधन स्मॉल कैप हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हो गया, और उसके बाद 1-2 और भी स्मॉल कैप है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप हो गया। अब देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं ऐसे ऐसे फंड का नाम ले रहा हूं जिसका एयूएम बहुत बड़ा नहीं है, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा एयूएम नहीं है। यहाँ पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि जिस स्मॉल कैप का या किसी भी फंड का, किसी भी कैटेगरी का फंड हो उसका अगर एयूएम बहुत बड़ा है तो वहां पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पर जो नाम लिया है वो छोटे एयूएम वाले फंड का नाम लिया है। तो ये सारे फंड्स है जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि भाई सोमवार को मार्केट रहेगा कैसा। देखिए पिछले कुछ वीक्स में अगर देखें, पिछले 2 वीक में अगर खास तौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कुछ खास मूवमेंट अपना दिखलाया नहीं, लेकिन जस्ट पिछले वीक में अगर हम बात करें जो कि हमारा लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें मार्केट ने अलग ही कुछ दिखला दिया है।
पहले दिन अगर हम थर्सडे की बात करें तो जुमरात के दिन मार्केट के अंदर भयंकर वाली गिरावट देखने को मिली थी। वहां पर स्मॉल कैप ज्यादा गिरे हुए थे, स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा गिरे हुए थे। और अगर फ्राइडे को देखें तो भाई मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और वहां पर तेजी जो देखने को मिली है ना, वो लार्ज कैप में ज्यादा देखने को मिली है। इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर एफआईआईज ने अच्छी खासी खरीदारी की है। तो इन चीजों को अगर देखते हुए अगर हम ये डिसीजन करें कि भाई सोमवार का मार्केट कैसा रह सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अगर ओपन, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है पॉजिटिवली होगा, या अगर गिरेगा भी तो बहुत ज्यादा की गिरावट नहीं होगी। अगर पॉजिटिव ही रहेगा तो बहुत अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी वहां पर देखने को नहीं मिल सकती है। एक मीडियम वाला जो एक साइडवेज ट्रेंड कहते हैं ना, उस तरह का हिसाब किताब लेकर मार्केट चलेगा सोमवार को, मुझे ऐसा लगता है। अब श्योर होकर आपको कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई क्या सिचुएशन रहने वाले हैं। अगर बीच में कुछ न्यूज नहीं क्रिएट होते तो मानकर चलिए, अगर बीच में कुछ ऐसा न्यूज आ गया, आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस एक दो दिन के अंदर अंदर अगर कोई न्यूज नहीं आता है जो बुरा हो मार्केट के लिए, तो मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिवली ओपन होगा, समझ रहे हैं ना। और वहां पर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म ना रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्योंकि लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है ना, वो अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रहा है, खासतौर से लार्ज कैप के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये सारी बातें हो गई, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो काफी टाइम से आए हुए हैं। देखिए मैं अभी बहुत मतलब मेरे घर में थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं लेट भी हो जाता हूँ वीडियो अपलोड करने में, पब्लिश होने में लेट भी हो जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद और भी बहुत सारी दिक्कत है, जल्दी मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप का प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन करिए हम आपकी बदौलत ही यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी पहुंचेंगे, ये आपकी मोहब्बत सलामत रहेगी। तो हमारे पास हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैं चाहता हूं कि पिक कर लूं। देखिए सबसे पहले नंबर पे एक सवाल आता है अशोक सर की तरफ से। उन्होंने काफी टाइम पहले कहा था कि भाई डीमेट के जरिए, आपको पता है कि 1 अप्रैल के बाद ये रेगुलेशन आ गया है, मतलब जो ब्रोकर एप्लीकेशन है ग्रो के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता था 1 अप्रैल से पहले, तो वो एसओए के फॉर्म में होता था, लेकिन 1 अप्रैल के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो डीमेट के फॉर्म में हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब डीमेट में और एसओए में, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारी चीजें हैं जो कि फर्क है। अब देखिए हर जगह एक ही जगह पे आप फायदा सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ फायदा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहले अगर हम एसओए की अगर बात करें तो देखिए एसओ में क्या था ना कि चार्ज नहीं लगता था। डीमेट में चार्ज फिलहाल ये कहा गया है कि नहीं लगेगा, लेकिन आने वाला टाइम में लगेगा, जरूर लगेगा। ये एक बिजनेस करने का तरीका है, जैसे कि रिचार्ज वगैरह को लेकर भी देख लीजिए, जियो ने पहले 4G लॉन्च वगैरह किया था, काफी टाइम तक फ्री दिया था, उसके बाद कहा था कि भाई ये फ्री चलेगा फ्री चलेगा, लोगों को आदत पड़ गई, बाद में जाकर उसने जो है ना रिचार्ज देख लीजिए आज की डेट में कितने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। तो ये बिजनेस करने का एक तरीका है। शुरू में ये लोग कह देते हैं कि भाई इसका चार्ज नहीं लगेगा, और बाद में उसी के ऊपर चार्ज लगा देते हैं। उसके बाद एसओए के जरिए जो इन्वेस्टमेंट होते थे ना, वहां पर इन्वेस्टर्स की अगर डेथ हो जाती थी तो नॉमिनी जो भी होते थे उनको जो है ना चक्कर लगाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन डीमेट फॉर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे मोबाइल से ही पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टर का है, उसका जो भी नॉमिनी होगा वो अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। उसका कुछ डिटेल्स होंगे जो कि पता होना चाहिए, इन्वेस्टर्स के कुछ डिटेल्स है जो कि पता होना चाहिए, पिन वगैरह पता होना चाहिए। उसके अलावा एक दो और भी डिटेल्स है जो कि पता होना चाहिए। उसके बाद वो जो भी नॉमिनी होगा तो इन्वेस्टर्स का सारा इन्वेस्टमेंट वो अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। तो अशोक सर ने ये कहा था कि भाई रिडीम करके आप मुझे दिखलाइए। देखिए फिलहाल हम रिडीम करके भी आपको दिखलाएंगे सर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चार्ज वगैरह फिलहाल तो कटेगा नहीं। लेकिन आने वाला टाइम में, मैं ये कह रहा हूं कि आने वाला टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो इसके ऊपर चार्ज भी थोप दे। अभी ऐसा कहा गया नहीं है, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि आने वाला टाइम में चार्ज लगेगा, लेकिन मैंने आपको कहा ना ये एक बिजनेस करने का तरीका है, बाद में जाकर वो इसके ऊपर चार्ज लगा देंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा सवाल जो आता है हमारे लिए वो आता है मैम की तरफ से, राखी बिजलानी इनका नाम है। तो मैम पूछती है कि सर मेरे पास सेक्टरल फंड में लमसम किया है, कॉन्टेक्ट एंड कॉन्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड में, प्लीज सजेस्ट रीबैलेंस के लिए, मतलब क्या करना चाहिए, इस तरह के कुछ सवाल है, समझ रहे हैं इनका। तो देखिए मैम एक चीज और भी है कि मैंने आपका कई मर्तबा
बहुत मरतबा मैंने आपका कमेंट पढ़ा है कि भाई मैंने इस फंड के अंदर निवेश किया है, क्या ये अच्छा है या नहीं है। मैंने कई मरतबा आपको जवाब भी दिया है कि ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। लेकिन एक चीज मैं इससे पहले भी शायद एक मरतबा आपको बताया हुआ था, और एक बार फिर कहता हूं कि देखिए ये सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है, जैसा कि आप जान ही रही हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड फंड जो होता है ना, वो सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड से ज्यादा अच्छा होता है, समझ रहे हैं ना। तो सेक्टरल फंड के साथ ये है कि भाई आप जो है ना, मतलब वो कब सेक्टर रोटेशन हो जाए और कौन सा सेक्टर कितने लंबे समय तक के न चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या कौन सा सेक्टरल फंड कब तक चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मतलब वो चल भी सकता है, न भी चल सकता है। लेकिन एक डाइवर्सिफाइड फंड जो होते हैं ना, वो हर मौसम में कुछ ना कुछ चलते ही है, समझ रहे हैं ना, हर मौसम में चलते ही है। तो एक डाइवर्सिफाइड फंड जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। बाकी रीबैलेंसिंग की बात है तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा रीबैलेंसिंग करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा भी फंड है और सेक्टरल फंड और भी हैं, तो आप इन फंड्स को निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन सेक्टरल फंड अगर नहीं है तो आप बने रह सकते हैं। उसके बाद मिथिलेश जी की तरफ से एक सवाल आया है कि इन्होंने पहले भी सवाल किया हुआ था कि भाई 3 लार्ज कैप है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, कैनरा रोबेको लार्ज कैप, और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। तो इन तीनों में कोई एक बताइए जो कि बहुत बेहतर है। इन्होंने दोबारा ये पूछा हुआ है, तो इन्होंने कहा सर अभी तक आपने मेरे सवाल का रिप्लाई नहीं किया है। सर इसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको बताया कि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका, इसके लिए बहुत दिल से सॉरी सर। और अब अगर बात करें कि भाई कौन सा फंड है, तो यहाँ पर फंड तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन फिर भी दो बेसिस पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, रिटर्न्स और एक्सपेंस के बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि निप्पॉन का जो लार्ज कैप फंड है वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी 2 फंड है, कैनरा के हैं और उसके बाद आईसीआईसीआई के हैं, दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन इन तीनों में ही अगर एक नंबर पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाई निप्पॉन का फंड ज्यादा अच्छा है। उसके बाद लास्ट में एक सवाल और भी है, ये भी जो है ना मैम की तरफ से है, राखी बिजलानी जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि सीएजीआर और XIRR हम कैसे देखें, मतलब एक ही फंड के अंदर अगर एसआईपी और लमसम है तो उसका XIRR रिटर्न्स जो होते हैं वो कैसे देख सकते हैं, और CAGR कैसे देख सकते हैं सर। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखिए इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल्स वीडियो लेकर आ जाऊंगा। दूसरा सवाल एक और भी है अशोक सर की तरफ से, जो डीमेट और SOA के बारे में, अगर इसके ऊपर भी चाहे तो मैं डिटेल्स में एक वीडियो लेकर आऊंगा। मतलब अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों सवालों को हम एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ इन दोनों सवालों को ही हम कवर करेंगे। ऑफ कोर्स सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको हल्के में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आ जाएगी, नहीं तो इसमें अगर बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक के पहुंच सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।